अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। वो एक सवाल था ऑटम 21। अच्छा, ऑटम 21 में ना जो एक अच्छा वो अच्छे बच्चे जिन्होंने कल कस्में वादे खाए थे कि वो सवाल करेंगे और अगर सवाल ना करें तो अल्लाह के पास ना हो, ऐसी बातें, ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा ओ, मैं गलत समझ गया था। तो किया है सवाल। अच्छा, इसमें ना एक दो जो ज्यादा कॉमन सवाल है वो बता देता हूँ, उसके अलावा आपने जो पूछना पूछिएगा। मैंने स्प्रिंग 24 किया था बोर्ड पे और उसमें 2 साल गुजर गए थे और मैंने उसमें रेंट में भी और पता नहीं शायद सेल प्राइस में भी ईयर 2 वाली फिगर्स को यूज किया था। ऐसे ही है ना, जबकि इस सवाल में ईयर 3 वाले को यूज किया हुआ। एक तो ये मसला है। मैंने तब भी कहा था कि ईयर 2 वाली भी यूज कर सकते हैं, ईयर 3 वाली भी कर सकते हैं। मैं कभी कह रहा था कि आप समझ लें हम ईयर 2 के एंड पे खड़े हैं या समझ लें ईयर 3 के स्टार्ट पे खड़े हैं। तो चूंकि खामोशी थी तो इसलिए ईयर 3 वाली फिगर्स भी यूज कर सकते थे। इस सवाल के पहले पैराग्राफ में उसने कहा है कि हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं, यानी तीसरा साल शुरू हो गया, तीसरा साल एप्लीकेबल हो गया। तो इसलिए यहां पर तीसरे साल वाली फिगर्स को यूज किया है। उस सवाल में भी अगर आप तीसरे साल की फिगर्स को यूज कर लें तो कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ आईकैप के सॉल्यूशन से टैली करने के लिए ईयर 2 लिया था और अजम्पशन लिख दी थी। उसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे मैंने उसमें अजम्पशन लिखी हुई शुरू में कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम ईयर 2 वाली फिगर्स के ऊपर पेनल्टी दे रहे होंगे। तो इस सवाल में चूंकि उसने कह दिया कि ईयर 3 के शुरू में खड़े हैं तो ईयर 3 एप्लीकेबल हो गया, इसलिए सेल प्राइस और रेंट और ये सब हमने ईयर 3 वाला लिया है। एक तो ये पूछना, वो शायद जिन बच्चों ने वाकई कुछ पूछना था, ये बात थी पूछने वाली कि नहीं, तो उसका जवाब डन। उसके अलावा इसमें मटेरियल की कैलकुलेशन में कुछ लोगों को एतराज होता है। तो जो आपको सवाल में मटेरियल की प्राइस बताई है उसको क्वांटिटी के साथ जोड़ दिया कि अगर 3000 से ज्यादा खरीदेंगे तो डिस्काउंट है, वरना नहीं। तो इसके लिए ना फिर हमें प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, वो चेक करने पड़ेंगे। तो ये जो वर्किंग 2 है ये समझा रहा हूं, हमें प्रोडक्शन चेक करनी पड़ी, किस साल में कितने यूनिट्स बनाने थे वो हमने चेक कर लिए। किधर बोला, बल्कि नहीं चलो वो डिस्काउंट वाला भी। हाँ, सेल्स में हमने जितने यूनिट्स बेचने हैं, किधर गया, पॉइंट टू के अंदर जो यूनिट्स बेचने बताए हुए हैं, और फ्री सैंपल्स वाली बात कहां है, पॉइंट नंबर किधर गया जी, ऑप्शन 2 के पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि जो हमने सेल्स सोचे थे, एक तो उनका 80% होगा, 5% उनमें शामिल हैं जो हम मुफ्त बांट रहे होंगे, तो प्रोड्यूस सारी कर रहे होंगे, सेल्स पे 5% निकाल के कर रहे होंगे। तो इसलिए सेल्स की वर्किंग के अंदर मैंने सेल में से फ्री सैंपल माइनस करके जो आंसर आया है उसके ऊपर सेल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई की। तो वर्किंग 1 में एक तो ये बात थी। वर्किंग 1 में और पूछना है तो बताएं जिन्होंने किया है। वर्किंग 1 ओरिजिनल एस्टीमेट्स का 80% लिया, प्रोडक्शन तो उतनी ही होगी, लेकिन 5% चूंकि मुफ्त बांटने पड़ेंगे तो वो 5 माइनस करके बाकी जो आंसर आएगा उसको सेल्स लेंगे हम जी।
ये तो हमने रेगुलर एनुअल चीजें ले ली ना। नहीं, उसको फिर प्रोडक्शन में नहीं दिखाया ना। जब आप देखें वेरिएबल कॉस्ट लेंगे तो जितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था वो तो बन चुका हुआ है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने सिर्फ नए बनने वालों की दिखाई है। देखें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल, साहिर लिमिटेड, हमारे पास अगर कुछ किलो पड़े हुए हैं मटेरियल के, तो अगर शट डाउन कर देंगे तो उनका बेचना दिखा दें और कंटिन्यू करेंगे तो उनका ना बेचना दिखाएं। अगर हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उनका बेचना इनफ्लो दिखा दें और अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो बस ना दिखाएं। तो उस दिन जो सवाल किया था ना, उसमें स्टॉक पड़ा हुआ इन एनी केस बेचना था, चाहे कंटिन्यू करें चाहे शट डाउन करें, प्राइस का फर्क था, दोनों में उसको सेल दिखाया। इस वाले सवाल में ऐसी कोई बात नहीं की, जो स्टॉक पड़ा हुआ है अगर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया तो वो बेच देंगे, उसको हमने डिसकंटिन्यू में एज एन इनफ्लो ले लिया, और अगर हमने कंटिन्यू किया तो वो पड़ा हुआ है बस ठीक है यूज हो जाएगा, तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दिखाई। सेल्स की फिगर में जिन्होंने कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा, जो लोग सवाल पूछते नहीं है या तो किया नहीं होता या सब समझ आ गया होता है, या फिर यही मसले होते हैं जो मैं उम्मत को बता रहा होता हूं। तीसरे वाला ठीक, वर्किंग वन सेल्स वर्किंग जी, कौन सा पॉइंट? ओरिजिनल वाले पॉइंट 2 में, उसमें प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड है, तो दोनों 3000 बनाएंगे 3000 बेचेंगे। तो अब आप क्या पूछें? ओरिजिनल एस्टीमेट। हाँ जी 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 भाई, बिकेंगे ही नहीं तो फिर क्यों बनाएंगे हम? जब डिमांड ही गिर गई है तो फिर हम क्यों बनाएंगे? कि बनाते फिर भी उतना ही रहे हैं और बिक ही नहीं रहे होंगे तो फिर क्यों बना रहे होंगे? सेल्स कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम ही करनी पड़ेगी। वर्किंग 2 में मटेरियल की दोनों प्राइसेस निकाली हैं, और ये प्राइस कैसे निकाली है? जो डिस्काउंटेड प्राइस थी उसको ग्रॉस अप किया है, क्योंकि जो सवाल में फिगर दी हुई थी वो डिस्काउंटेड थी। पॉइंट नंबर 5, 600 रुपए है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर 20% डिस्काउंट, तो ये 80% है, इसलिए इसको ग्रॉस अप करना पड़ा। वर्किंग 2 में बताएं और कुछ पूछना है तो। वर्किंग 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलें ठीक है। हाँ सही है। डिसकंटिन्यू के अंदर, डिसकंटिन्यू टैक्स में गेन ऑन डिस्पोजल, अच्छा एक सवाल है जो आम जनता ने पूछा नहीं या शायद लिफ्ट ही नहीं कराई। डिसकंटिन्यू ऑप्शन, प्लांट जब सेल कर रहे हैं 1500 का, तो टैक्स हमने पूरे 1500 पे लगाया है या गेन पे लगाया? और जो हम एग्जिस्टिंग स्टॉक बेच रहे होंगे उसमें मैंने क्या किया? उसमें तो मैंने पूरी सेल वैल्यू पे टैक्स लगा दिया। ये क्यों किया? इसका जवाब यह है कि हमने इसकी कॉस्ट को अगर एज एन एक्सपेंस डिसकंटिन्यू में क्लेम लेना है तो फिर कंटिन्यू में भी लेना पड़ेगा, वहां नहीं लिया। कंटिन्यू में, कंटिन्यू सेल्स पूरी ली है कंटिन्यू में, लेकिन प्रोडक्शन उन 1500 के अलावा ली है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ईयर 1 की कम लिया ना मैंने। सेल पूरी ली हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट उन 1500 की एज एन एक्सपेंस नहीं ली है, तो वहां कंटिन्यू में भी तो टैक्स में वो 1500 की कॉस्ट इग्नोर हुई है ना, या तो वहां भी लें तो फिर डिसकंटिन्यू में भी ले लेते हैं। नहीं बात ठीक है, लेकिन हम दोनों ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी ठीक है जैसे मैंने किया है, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डिसकंटिन्यू में सेल पे टैक्स ना लगाएं, प्रॉफिट निकालें, यानी उन 1500 यूनिट की कॉस्ट क्लेम करें टैक्स में, तो फिर कंटिन्यू में भी ईयर 1 में क्लेम करें, वरना तो मिसमैच हो जाएगा। वो वहां भी क्लेम करें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। कैश फ्लो में नहीं दिखाना कंटिन्यू में, वो कैश फ्लो लग चुका हुआ है, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन में क्लेम करना है, तो बिल्कुल ठीक है जी। नहीं उस साल तो इन्वेंट्री थी ना यार, वो इन्वेंट्री थोड़ी कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाती है, वो तो इन्वेंट्री थी। सेल्स होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लेम होती है ना एज एन एक्सपेंस। पिछले साल वो गुड्स बन गई थी तो टैक्स में एक्सपेंस थोड़ी क्लेम हो गया होगा। नहीं ना, कॉस्ट ऑफ सेल ही क्लेम होती है, इन्वेंट्री तो नहीं क्लेम हो जाती। करना चाहिए ना, डिसकंटिन्यू में भी कर ले, कंटिन्यू में भी कर ले। डिसकंटिन्यू में भी उसको एज एन एक्सपेंस ले ले टैक्स कैलकुलेशन में, और कंटिन्यू में भी ईयर 1 में उसको एक अलग से स्पेशल एक्सपेंस ले ले, बिल्कुल ठीक है, कर ले, दोनों में करें, क्योंकि वो रेगुलर चलेगा ना। ईयर 1 की सेल में वो 1500 शामिल है या वो अलग से बेचने? स्प्रिंग 24 में उनका अलग से बेचना बताया था। जो एग्जिस्टिंग पड़े हुए 1500 यूनिट्स हैं स्प्रिंग 24 में, उनके लिए अलग से कहा गया था कि ये बेच देंगे। ईयर 1 की सेल्स अलग चलाई थी, यहां पर ऐसा नहीं कहा कि इनको अलग से भी बेचेंगे और रेगुलर ईयर 1 भी होगा, ऐसा नहीं कहा। तो वो रेगुलर स्टॉक है, वो सेल हो जाएगा,
इधर कहीं आवाज थी। हाँ जी, अच्छा कौन सा पॉइंट है बेटे? ओ, वो तो वर्ड सुन लिया, कौन सा पॉइंट देखूं? कंटिन्यू में पॉइंट 2। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन है ना, मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारे नोट लिखा के ये भी कहा था कि आपको उस वक्त जो बेहतर लग रहा है उसका नोट जरूर लिखें। इसमें ना एक मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है 500 की। इसके बारे में कहा हुआ है कि ये पर एनम है, 500 पर एनम। तो अगर महंगाई डालनी है तो फिर 500 पर एनम थोड़ी होगा, फिर तो हर साल बढ़ता जाएगा। तो अगर वो कह रहा है 500 पर एनम, तो फिर वो ये फिगर इग्नोरिंग इन्फ्लेशन बता रहा है। दोबारा, अगर वो सवाल में कहता ना 500,000 फॉर फर्स्ट ईयर बस, और फिर कहता है इन्फ्लेशन लगेगी 10%, तो 500 को हम 1 में लिखते और उसके बाद फिर 5% इन्फ्लेशन लगाते। उसने कहा है मार्केटिंग कॉस्ट होगी 5 लाख पर एनम, हर साल 5 लाख रुपए। तो इन्फ्लेशन की मौजूदगी में क्या हर साल 5 लाख होगा? महंगा होगा ना। तो अगर वो 5 लाख पर एनम का फिगर बोल रहा है तो इसका मतलब है ये इग्नोरिंग इन्फ्लेशन बात की। लेकिन ये इतना कुछ सख्त बात नहीं है कि नहीं 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 ये पर एनम सर हम पेपर में कैसे क्लिक करेंगे। आप नोट लिखें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 लाख ईयर 1 की फिगर है, इन्फ्लेट 2-3 में होनी है, बिल्कुल सही है। ये तो मैंने इसके अंदर छुपी हुई गहराई बताई है कि चूंकि 5 लाख पर एनम लिखा है। अच्छा, इससे पहले जो बाकी फिगर्स हैं 15,000 रुपए सेल प्राइस, वो पर एनम का है, फॉर फर्स्ट ईयर का है। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट ईयर, फिक्स कॉस्ट को 5 लाख पर एनम कहा था। अब इसके बारे में भी चूंकि पर एनम कहा हुआ है तो हमारी मर्जी है कि हम इसको ईयर 1 की फिगर लेके 2 से इन्फ्लेट करें या ईयर 1 में भी इन्फ्लेट कर दें, दोनों बातें सही हैं। तो इसलिए मार्केटिंग कॉस्ट को अगर 1 में इन्फ्लेट करना ठीक नहीं लग रहा ना करें। इन्फ्लेशन से रिलेटेड सेफ बात यह है कि जितनी चीजें आपको समझाई हैं वो फॉलो करें, और उसके अलावा जो सवाल में बेहतर लग रहा है उसका नोट जरूर लिख दें। ऑटम 21 में और कोई सवाल? चले बस, कल मैंने फार्मूले लिख दिए थे, उनके सवाल कराता हूं और एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इस क्यों को अभी लिफ्ट ना करवाएं, कर रहे हैं बस कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? हमें लोगों से पैसा लेना कॉस्ट कर रहा है। हम कौन है? बिजनेस है, और हमें पैसा देने वाले लोग हैं इन्वेस्टर्स। या तो वो ओनर्स बन के पैसा दे रहे हैं या लेंडर बन के पैसा दे रहे हैं। उनको अपने पैसे पे रिटर्न कमाना है और उसी रिटर्न को वो लोग रिटर्न कह रहे हैं और हम लोग उसको कॉस्ट कह रहे हैं। ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो वो जो 3 साल पहले डिवेंचर इशू करके 15% रेट तय किया था, तो अब हम एक नया रेट क्यों निकालना चाह रहे हैं, हम उसी को क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं कह देते? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस वजह से भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम करंट हालात देखना चाह रहे हैं। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कह रहे हैं कि अभी इस वक्त लोगों की क्या डिमांड चल रही है, अभी के हालात में और हमारी अभी की औकात में। औकात में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बिजनेस रिस्की हो जाता है तो उन लोगों की टेंशन बढ़ जाएगी, वो ज्यादा रिटर्न चाहेंगे। मार्केट के हालात खराब होते हैं तो लोगों का रिटर्न रिक्वायरमेंट बदलेगा। इसलिए कह रहा हूं अभी के हालात और हमारी औकात। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम जानना चाह रहे हैं कि अभी इस वक्त के हालात और हमारी औकात को देखते हुए इन्वेस्टर्स हमसे कितनी डिमांड चाह रहे हैं। अब हम फोन करके तो उनसे पूछ नहीं सकते, तो बुजुर्गों ने हमें एक फार्मूला बना दिया और उस फार्मूले के पीछे अजम्पशन क्या रखी कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या कम से कम जो बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या कैलकुलेशन करके प्राइस सेट करवाई होगी। फ्यूचर कैश फ्लोज जो उन इन्वेस्टर्स को मिलने थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी। अब जो कल मैंने आपको फार्मूला बना दिया था, एक समझा देता हूं, दूसरे पे ऐसे ही मान लिया ना। अगर कोई आज हमारा शेयर खरीद लेता है तो हमारी पॉलिसी है हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड, लेट्स से 4 रुपए पर ईयर देना ही देना। तो उसको एज एन इन्वेस्टर ये 4 रुपए कब तक मिलते रहेंगे? सारी जिंदगी मिलते रहेंगे, क्योंकि कंपनी तो चलती रहेगी, तो जब तक है जहां तब तक मिलते रहेंगे। तो परपेचुटी, एन्युटी, परपेचुटी। और परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो एक एनुअल कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर लेते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और बुजुर्गों की असम्पशन क्या है कि ये जो आंसर आया होगा इतने का ही शेयर की प्राइस सेट करवा दी होगी उन्होंने। और हम जानना क्या चाह रहे हैं? तो इसलिए फार्मूला बन गया था ये। और उन लोगों की नजर से देखें तो ये रिटर्न है, हमारी नजर से देखें तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये परपेचुटी के फार्मूले से बनाया हुआ, और इसी में अगर ग्रोथ डाल देंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। यानी इसमें अगर ग्रोथ डाल देंगे ना तो फार्मूला हो जाएगा 4 ग्रोथ रेट डिस्काउंट रेट के साथ माइनस जी। ये ग्रोथ वाली परपेचुटी का ये फार्मूला होता है। अब इसमें से ये निकालना है, तो ये सारा उधर गया,
मार्केट वैल्यू उधर आई, और वो जो माइनस जी था वो प्लस हो गया। तो ये जो दो फार्मूले कर मैंने लिख के दिए थे, ये परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से ही डिराइव्ड है। अब इनके सवाल कर लेते हैं, लिखें सवाल। अच्छा, अगर ये नोट करना चाह रहे हैं, कुछ तो करना है तो कर लें, मर्जी है। चलें, लिख लिया। सवाल लिखें जी। करंट मार्केट प्राइस, ये छोटे छोटे से सवाल हैं बस, ये फार्मूलों की प्रैक्टिस के लिए। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 40 रुपए, 40। कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ 6 रुपए, ₹6 पर शेयर एवरी ईयर। रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ के बाद पार्ट ए, करंट डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड, और पार्ट बी, करंट डिविडेंड विल बी पेड शॉर्टली। चलें करें कैलकुलेट।
पार्ट ए में मैंने कहा कि करंट डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड, तो इससे कहने से इस शेयर में शायद क्या कहना चाह रहा है कि जो शेयर प्राइस है, उर्दू वाला इंग्लिश वाला, एक्स डिविडेंड है, वो एक्स डिविडेंड है। क्यों? क्योंकि जब डिविडेंड पे हो गया तो फिर शेयर टेम्परेरी महंगा थोड़ी चल रहा होगा। कल आपको मैंने एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड बताया था। अगर शेयर की प्राइस में टेम्परेरी डिविडेंड की अमाउंट एडेड है तो वो इसलिए एडेड है क्योंकि कुछ दिन में डिविडेंड पे होने वाला है, इसलिए एडेड है। अब जब डिविडेंड पे हो ही गया हुआ है तो फिर शेयर की प्राइस सही चल रही है, तो 40 रुपए सही है, तो क्या ही हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 40, 15%। लेकिन अगर डिविडेंड कुछ दिन में पे होने वाला है तो 40 रुपए यकीनन कम डिविडेंड है, हमें इसको 34 रुपए करना पड़ेगा। 17.6 है, कल आए थे पक्का। अगर एक शेयर की असली वर्थ यानी जितने का वो होना चाहिए 30 रुपए है और कुछ ही दिनों में डिविडेंड मिलने वाला है, तो फिर ये जो शेयर है ना, ये टेम्परेरी महंगा बिकना शुरू हो जाएगा। अगर 3 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है तो ये शेयर टेम्परेरी महंगा 33 रुपए का बिक रहा होगा, और जैसे डिविडेंड मिल जाएगा ये वापस 30 पे आ जाएगा। तो अगर डिविडेंड कुछ ही दिनों में मिलने वाला है तो जो आपको मार्केट की प्राइस बताई है फिर वो कम डिविडेंड चल रही होगी, जबकि हमें फार्मूले में एक्स डिविडेंड ही चाहिए होती है, तो उसको एक्स खुद बनाना पड़ेगा। और लिखा सवाल, करंट शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस 50 रुपए पर शेयर, ₹50 पर शेयर। अ डिविडेंड ऑफ 7 रुपए, ₹7। अ डिविडेंड ऑफ 7 रुपए हैज जस्ट बीन पेड, हैज जस्ट बीन पेड। Dividend grows by 6% every year. यही बता दें, यही कैलकुलेट कर दें। जी अब इसमें ग्रोथ है ना, तो D1 मार्केट वैल्यू प्लस जी, और आपको मैंने जो 7 रुपए दिया है वो D1 है कि D0 है? वो D0 है, वो D0 है। तो 7 रुपए को हमें ग्रो करना पड़ेगा, ये D1 बन गया 50 प्लस 20.84। इसमें बताएं भाई कोई तकलीफ परेशानी? D0 D1 का डिफरेंस ये कैसे पता चलेगा, या D0 D1 में फर्क क्या होता है? डी क्या होगा? डिविडेंड। और जब हम लोग अभी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में एक जिंदगी का अरसा लगाए तो टाइम लाइन में 0 1 2 3 4 ये क्या चीज थी? 0 क्या है? ईयर एंड। 0 अभी है, टुडे, आजकल।
ये साल बाद है, तो डी जीरो क्या होगा? अभी, या तो अभी के अभी जो मिला है या कुछ ही दिन में मिलने वाला है वो डी जीरो है, और जो आज से साल बाद मिलेगा वो डी वन है। तो ये जो डी जीरो और डी वन है ये टाइमलाइन के हिसाब से जीरो और वन साथ जोड़ा हुआ है। तो ₹7 हैज जस्ट बीन पेड, तो ये क्या है? ये डी जीरो है, तो उसको डी वन बनाने के लिए 1 साल ग्रो करना पड़ेगा। बता देते हैं, लिखें सवाल। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, अगला सवाल है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 60 रुपए। करंट डिविडेंड is due to be paid shortly, is due to be paid shortly, बस अभी कुछ ही दिनों में पे होने वाला है। last year's dividend was ₹5 per share, ₹5 per share। dividend grows at 6% annually, 6% annually। क्या ही बता दें? पता नहीं, देखता हूं। हाँ जी, ₹5 क्या है? ये D -1 है, 5। D जीरो कितना है? 5.3। तो KE इज इक्वल टू 5.3, लेकिन ये स्टिल D जीरो है। ये D1 बनेगा डिवाइडेड बाय 60 कम डिविडेंड है, क्योंकि करंट डिविडेंड अभी पे होने वाला है, तो एक्स डिविडेंड बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, और प्लस 6%, 16.27%। उतनी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, ये हम डिक्लेयर कर चुके होंगे ना। हाँ, जितना डिक्लेयर किया है वही ऐड हुआ होगा ना। तो ऐसे ही होता है ना, जब डिक्लेयर हो गया और लोगों को पता चल गया कि इतने रुपए डिविडेंड मिलने वाला है, तो उतनी प्राइस ऐड हो जाएगी। जब अनाउंस हो गया कि इतने रुपए मिलने वाले हैं, तो उतने ही रुपए ऐड होंगे ना। क्या जी, माइनस क्यों किया है? ये जो ₹60 है, ये कम डिविडेंड है कि एक्स डिविडेंड है? कम डिविडेंड है। इसमें कौन सा डिविडेंड शामिल है जो भी मिलने वाला है? तो ये है जो भी मिलने वाला है। इसमें बताएं इतराज और लिखें। बल्कि एक चीज और बता दूं, फिर लिख लेते हैं। यहां तक 2-4 सवाल कराए, इनमें कोई एतराज परेशानी? अगर आपको ग्रोथ रेट सवाल में नहीं बताया तो वो कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। हमें ग्रोथ रेट खुद भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। या तो वो हिस्टोरिक ग्रोथ रेट हो सकता है, हिस्टोरिक एवरेज कह लें, या फिर गॉर्डन ग्रोथ भी हो सकता है।
ये होगा कोई बंदा, उसने बताया होगा। हिस्टोरिक कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपको ना एक नहीं, कम से कम 2 साल के और मल्टीपल ईयर्स के भी डिविडेंड दिए हो सकते हैं। ये मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। 2021, 2020, 2019, 2018 डिविडेंड पर शेयर 8 रुपए, 7.6, 7.2, 6.7। ये हिस्टोरिक पास्ट के कुछ डिविडेंड बताए हुए हैं, और जो भी ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह एक्सपर्ट कैलकुलेट कर रहा है वो ये समझ रहा है कि ये जो पास्ट ट्रेंड है ना, इनका जो एवरेज ग्रोथ रेट है वही आइंदा यूज होगा। और उसने पिछले 4 साल क्यों लिए? उसकी मर्जी 5 भी कर ले, 10 कर ले, 1500 कर ले, 2 कर ले, लेकिन कोई पास का ट्रेंड होगा जिसकी बेस पे एक एवरेज ग्रोथ रेट निकलेगा और वो इस फार्मूले में इस्तेमाल होगा। अच्छा, आप इसमें एवरेज ग्रोथ रेट निकालने का तरीका यह है कि 2 एक्सट्रीम्स ले लें। हाई लो नहीं कह रहा, नया पुराना कह रहा हूं। इतने डिविडेंड को ग्रो करते करते यहां तक पहुंचने में कितने साल लगे? 3 के 4, 3 के 4, 21 माइनस 18, 3, 21 माइनस 18, 3 साल लगे। तो 6.7 पर ईयर किस रेट पे ग्रो किया होगा कि 3 साल में वो बढ़ते बढ़ते 8 रुपए तक पहुंच गया होगा? जी 8, 6.7, 3, यानी जितने डिविडेंड्स की एवरेज करनी है उनमें सबसे पुराना, लेटेस्ट, और ये इन दोनों के दरमियान जितने साल गुजरे, तो इस तरह ग्रोथ रेट निकल सकता है। ये तब लगेगा जब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने पास्ट डिविडेंड हैं उनमें सबसे पुराना और सबसे नया वो इस फार्मूले में पुट करके ग्रोथ रेट निकल आएगा। और गोल्डन ग्रोथ ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। असल में होता है ये FAR 1 में पढ़ा होंगे आपने, रेशियोज, ROE, पैट ओवर रिटर्न ऑन इक्विटी। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर नहीं है तो पैट ओवर इक्विटी। तो असल में ये वो है, लेकिन कुछ सवालों में बताऊंगा कि आई के अपने बुक में और भी किससे काम चला लिया है। असल में रिटर्न ऑन इक्विटी है इनटू रिटेंशन रेट। ये रिटेंशन रेट समझ लीजिएगा और फिर अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। ये फार्मूला लिख लें, फिर मैं बताता हूं रिटेंशन रेट क्या होता है और वो फिर अपने अल्फाज में लिखिएगा। अच्छा, रिटेंशन रेट मिसाल से समझाता हूं। BFD में ना जब आप बड़े हो जाएंगे तब तक तो उसका नाम भी BFD बदल गया होगा शायद, सब्जेक्ट वही रहेगा लेकिन उसका नाम शायद नई स्कीम में चेंज हो जाए। तो उसमें कॉन्सेप्ट है डिविडेंड पॉलिसी का। अभी बस जितना बता रहा हूं उतना ही मान लें। कुछ कंपनीज ये पॉलिसी बना लेती हैं कि हम हर साल पैट का इतने % बांट दिया करेंगे, बस पॉलिसी बना दी उन्होंने। वैसे FAR 1 में आपने जब पढ़ा है डिविडेंड परसेंटेज किस पे मल्टीप्लाई होती है? फेस वैल्यू पे। ये तो लीगल तरीका है। कंपनी इंटरनली ये डिसाइड कर सकती है कि हमने पैट का इतने % डिविडेंड बांट देना है। और क्योंकि अभी अभी कॉस्ट का पेपर देके आए हैं तो CVP का एक सवाल भी था जिसमें कंपनी का प्लान था कि 80% ऑफ पैट डिविडेंड बांटना है। तो अगर कंपनी का फैसला है कि हर साल प्रॉफिट का 60% बांट दिया करेंगे तो बाकी 40% रिटेन कर लिया करेंगे। ये रिटेंशन रेट होता है। अगर कंपनी की पॉलिसी हो कि डिविडेंड पैट का इतने % हुआ करेगा तो जो बाकी है उसको रिटेंशन रेट कहते हैं।
मिसाल दोबारा बता रहा हूं, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हम हर साल 70% ऑफ पैट डिविडेंड बांट दिया करेंगे, इसका मतलब रिटेंशन रेट 30%। लिखा? अच्छा, आप में से कितने लोग अभी अभी ये FR2 की क्लास में भी होते हैं? अच्छा, चलो मेजोरिटी चूंकि है ही, तो लंबी तमीद बांधने की जरूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह ना आज से MFA में हदीस शुरू कर लेता हूँ। वो चूंकि ज्यादातर बच्चे हैं ही, तो फिर मैं क्या तमीद बांधूं सारी, तो आपको पता ही है, यू नो द ड्रिल है। हाँ, FR2 में यहां से शुरू किया हुआ, तो उसमें यहां से शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, बाकी भी बच्चे ये सोच सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड ना मुझे हदीस भी सामने आ गई। तो पहले बच्चे का सवाल दोहरा देता हूँ, मासूम सा सवाल है, और बाकी भी सवाल ये है कि हम सब बहन भाई तो माँ बाप के बच्चे ही हैं सारे, तो फिर एक को अगर माँ बाप ज्यादा काम कह रहे हैं और बाकियों को नहीं कह रहे, तो जिसको ज्यादा काम कह रहे हैं तो उसको फिर ये कहना चाहिए ना कि मेरा क्या कसूर है ना? तो उसको भी तो कहना, ये क्या बात है, वो सोया रहता है सारा दिन, मुझे काम कहे जा रहे हैं। बड़ा भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, मतलब जवाब तो ये कि भाई वो बहन है, क्या भाई है, बड़ा भाई है, कुछ नहीं होता। तो एक मासूम सा सवाल ये है कि अगर वो बच्चा वालिदैन से कहे कि भाई ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी आइंदा नहीं चलेगी। अच्छा, मैं इसमें खुद मसाले डाल रहा हूँ, वो बच्चे ने ऐसे नहीं कहा था, मैं खुद उसमें चीजें ऐड कर रहा। तो उस बच्चे को फिर एहतजाज करना चाहिए कि माँ बाप से कि भाई ये क्या बात है, नहीं, ये इंसाफ नहीं है, ये अदल नहीं है, आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कल को। हाँ जी, करना चाहिए है, वैसे कह देना चाहिए। अच्छा, प्यार से कह देना चाहिए कि ये सही नहीं कर रहे आप, एहतजाज रिकॉर्ड करा देना चाहिए? नहीं, इसके लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा, हाँ, एक और, ये आपको कुछ सालों बाद तकलीफ देगी बात, या हो सकता है अभी कोई वीडियो काट के मेरी ट्रोलिंग भी शुरू कर दे मेरी। नहीं करते हैं ना बच्चे, जज्बाती होते हैं, मेरे बारे में करते हैं कि जी कौन सा मुफ्ती है, और खुद ये भी करते हैं। तो अभी आप अगले ही अटेम्प्ट में कई आर्टिकल्स के लिए रूल रहे होंगे, और आपको और अच्छा ना यार, जो बात बताना चाह रहा हूं वो सुन लेना। और आपको ये ना ये परेशानी भी होगी कि फर्म वाले देखो इतना सारा काम लिए जा रहे हैं, तो पैसे वो सिर्फ 22,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है, नहीं इतना काम नहीं करेंगे हम। तो ये एक साइड है पिक्चर की, और दूसरी साइड ये है कि आपने पूरी जिंदगी में जो सीए का करियर चुना था, वो स्टाइपेंड कमाने के लिए चुना था। वो जो आर्टिकल्स में अगर आपको ज्यादा काम दिया भी जा रहा है, फायदा किसका है? फायदा आपका ही है। ये एक अलग बात है कि फर्म वाले क्या गलत क्या सही कर रहे हैं, वो अलग बात है। आपके लिए क्या है कि आपको ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा, तो आपका फायदा है। तो अगर अम्मा अब्बा को काम कह रहे हैं ना, ये आज कल की सोच की वजह से हमें यह लग रहा है कि ज्यादती वाली बात है, ये खैर वाली बात है। एक और हदीस का मफहूम आ गया दिमाग में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उस इंसान के लिए हलाकत के अल्फाज पे आमीन फरमाया था कि जिसको वालिदैन में से दोनों या एक बुढ़ापे की हालत में मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, तो हलाक है वो शख्स। यानी इतनी बड़ी नौसत है उस शख्स के लिए कि वालिदैन मिले हैं फिर भी वो वेल नहीं कर पाया। तो अगर आपको पेरेंट्स काम कह रहे हैं ना, तो ये आपका फायदा है, ये कोई ज्यादती वाली बात नहीं है कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, नहीं, आपको सारे काम भी कह देना, तो ये अल्टीमेटली आपका फायदा है। इब्ने हिब्बान सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर चाहते हैं तो उससे काम लेते हैं। पूछा क्या किस तरह का काम लेते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको काम कह रहे हैं ना, तो ये तौफीक है, कर लेंगे तो आपका ही फायदा है, नहीं कर रहे होंगे या ये एतराज कर देंगे कि बाकियों को काम क्यों नहीं कहते, वो गई तौफीक फिर आपसे। ठीक है जी, अल्लाह।